आपकी राशि कुंभ है ना। मैं समझ सकती हूँ कि ज़िंदगी आप लोगों के लिए फ़िलहाल आसान नहीं चल रही है। बहुत सारी मुसीबतें पेश आ रही हैं। हेल्थ में बार बार आपको कमी महसूस हो रही है। बार बार आप लोगों को कोई ना कोई बीमारी पकड़ रही है। फटीग यानी कि थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। मेंटली और फिजिकली आप लोग 100% फील नहीं कर पा रहे हो। और जीवन में ऐसा लगता है कि चेंजेस की जो झड़ी 2020 में लगी थी, उसमें कहीं ना कहीं 2023 में इजाफा होता हुआ दिख रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए प्लानिटरी कंडीशंस, प्लानिटरी पोजीशंस ही कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से अब उनकी जिंदगी में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस देखने को आएंगे। 2020 में साढ़े साथी की शुरुआत के साथ ही आप लोगों के लिए एक नई कार्मिक साइकिल का जो प्रभाव है वो शुरू हो गया था। और अब राहु और केतु भी बहुत जल्दी ही आपकी राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 2023 से लेकर 2027 का समय आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की दशा और दिशा तय करने के लिए ये समय बहुत ज़रूरी है। कई बार आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर हैं। कई बार आप लोग सोच समझ कर डिसीजंस लेंगे और वो डिसीजंस आपके लिए फ्रूटफुल यानी सफल नहीं होंगे। तो इन सारी चीज़ों को नेविगेट कैसे करना है, हम लोगों के ऊपर यानी कुंभ राशि वालों के ऊपर इस समय कौन सी समस्या मंडरा रही है और इन लोगों को इन समस्याओं से कैसे निपटना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये सारी बातें जान लेते हैं आज के वीडियो में, जहाँ पर मैं लिख रही हूँ आप लोगों को एक छोटा सा लेटर। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए 2023 से लेकर 2027 तक का जो समय है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और उनके जीवन में जो इतने ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं उन सब के पीछे की वजह क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं कि कुंभ राशि आखिर है क्या। कुंभ राशि शनि की राशि है और नैसर्गिक रूप से ये 11वें घर को कंट्रोल करती है। शनि का यहाँ पर मूल त्रिकोण भी होता है, तो क्योंकि ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है इसीलिए यहाँ पर आकर शनि कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो जाते हैं। 2023 में शनि एक्वेरियस राशि में फाइनली एंटर कर गए थे, जिसकी वजह से एक्वेरियस राशि वाले व्यक्तियों को शनि के प्रेशर्स काफ़ी महसूस हो रहे हैं। शनि अपने आप में काफ़ी रिजिड ग्रह है, यानी कि एक बार जिस चीज़ को ठान लिया कि ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी इनमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, दुनिया देखने का तरीका बहुत ही रिजिड होता है, यानी कि उसमें बदलाव की कोई आशंका नहीं होती। रूढ़िवादी सोचों की अगर हम बात करेंगे तो रूढ़िवादी सोच भी कुछ ऐसी ही होती है कि जो कहा गया है बस वही सही है, उसके अलावा कुछ भी सही नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में भी आप इस तरह की रूढ़िवादी सोच से अक्सर आप परिचय होगा आप लोगों का, जहाँ पर भी क्लासिकल टेक्स्ट के हवाले से कहा जाता है कि ये है, ऐसा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नेचुरल सी बात है कि ऐसे में आज की दुनिया को प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, मोटे तौर पर चीज़ें सेम रहती हैं, मोटे तौर पर चीज़ें जो हैं जिस तरह से डिफाइन की गई हैं वैसी ही हैं, लेकिन वो किस तरीके से काम करेंगी, उनका अप्रोच क्या होगा और एग्जैक्टली किस तरीके से वो बाहर निकलेंगी, ये सारी जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं वो इस रूढ़िवादी एस्ट्रोलॉजी से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। उसके लिए आज की दुनिया को ऑब्जर्व करना, आज की दुनिया में जीना और आज की दुनिया को समझना उतना ही ज़रूरी होता है। तो शनि इसी तरह की रूढ़ियों को, इसी तरह की बेड़ियों को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि आपको आगे नहीं जाने देती हैं। हालांकि कुंभ राशि में आकर ये बेड़ियां थोड़ी कमज़ोर ज़रूर हो जाती हैं। मकर राशि जो कि शनि की ही राशि है, वहाँ पर ये बेड़ियां बहुत मजबूत रहती हैं, यानी कि आप लोगों के लिए अपनी थिंकिंग को एक्सपैंड कर पाना जनरली थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुंभ राशि में आने के बाद ये बेड़ियां तोड़ी ज़रूर जा सकती हैं अगर इनमें एफर्ट लगाया जाए तो, यानी मेहनत तो करनी ही पड़ती है, लेकिन उस मेहनत को आप फलित होते हुए देखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि निष्फल ही हो।
मकर राशि के शनि के अगेंस्ट अगर आप कोई काम करते हैं तो शायद सर्वाइवल मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप शनि जब कुंभ राशि में होते हैं उसके अगेंस्ट कोई काम करते हैं या उन रूढ़ियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, तो वो टूट भी जाती हैं, खास तौर पे अगर ये काम आप अकेले ना कर रहे हों। अगर आपका चंद्रमा कुंभ राशि में है तो 2020 के बाद से ही आप लोगों ने अपने आप में काफ़ी सारे चेंजेस नोट करने शुरू कर दिए होंगे। आप लोग जिस तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके के लोगों के साथ रहते हैं, जिस तरीके के लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं, वहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत चेंज देखने को ज़रूर मिल रहा होगा। हालांकि ये वैल्यूज़ 100% चेंज हुई हैं या पुरानी वैल्यूज़ लौट कर आपके पास आई हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि शनि की क्या पोजीशन है आप लोगों की कुंडली में। फॉर मी, मेरे लिए पुरानी वैल्यूज़ वापस लौट कर आई, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी वैल्यूज़ को पूरी तरीके से बदला। यानी कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा लिबरल थे, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड थे, जो बेहद कंजर्वेटिव हो गए। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो बहुत कंजर्वेटिव थे, बहुत ऑर्थोडॉक्स थे, बहुत रूढ़िवादी थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने धीमे धीमे करके अपना दिमाग खोलना शुरू कर दिया। तो चेंजेस किस तरीके से होंगे? वैल्यूज़ में 100% चेंज आएगा या फिर आप लोग अपनी ही पुरानी वैल्यूज़ की तरफ जाएंगे? इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन कमोबेश कुछ ना कुछ चेंज यहाँ ज़रूर होगा। फिजिकली भी आप लोगों को चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे। मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग ये जान सकें कि एक दूसरे कुंभ राशि के व्यक्ति के लिए क्या क्या हो रहा है और इन्हीं छोटे छोटे सटल चेंजेस को आप अपने अंदर भी महसूस कर सकें और उनको आइडेंटिफाई आसानी से कर सकें। क्योंकि मैं ये काफ़ी चेंजेस सालों से ऑब्जर्व कर रही हूँ, बहुत समय हो गया है, इसीलिए मैं इनको लेकर ज़्यादा अलर्ट या अवेयर रहती हूँ। तो अगर आप मेरे एक्सपीरियंसेस को सुनेंगे तो आप लोगों के लिए भी उन्हीं चीज़ों को डिफ़ाइन करना, उनके प्रति अलर्ट या अवेयर रहना आसान रहेगा। तो 2020 से मेरे जीवन में ज़्यादा चेंजेस हुए। आप लोग जानते ही हैं कि आप लोगों के साथ ये चैनल शुरू करके आप लोगों से बातचीत करना, ज़्यादा लोगों से टच में आना, डिजिटली लोगों से कनेक्ट होना, ये सब पहले से कहीं ज़्यादा हुआ। उसके साथ साथ ही बालों का सफ़ेद होना, यानी कि विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न ज़्यादा बालों का आपका सफ़ेद हो जाना, ये भी मैंने नोट किया। और उसके साथ साथ ही 2020 से 2022 के बीच में जबकि शनि मकर राशि में थे, उस समय पर एड़ियाँ, उनका फटना मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया, जो कि आज से पहले नहीं हुआ था और 2023 के बाद से जिसमें धीमे धीमे कमी आती जा रही है। तो 2020 से 2022 के बीच में एड़ियाँ बहुत फटी फॉर नो रीज़न। ओके। और कमाल की बात यह है कि जो कुंभ राशि होती है उसका भी कहीं ना कहीं रिलेशन आपकी एड़ियों से, आपकी हील्स या एंकल्स के साथ होता है। तो वहाँ के एरिया में कुछ ना कुछ चेंजेस आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो वो जो चेंजेस थे जो बुरे तरीके से मेरे लिए आए थे 2020 से 2022 के बीच में, वो अब अच्छे तरीके से आ रहे हैं। यानी कि जो एड़ियाँ फट रही थी 2020 से 2022 के बीच में, वो अब वापसी ठीक होना, हील होना शुरू हो गई है अपने आप ही। मैंने एक्सप्लिसिटली कुछ नहीं किया, ना उसे ख़राब करने के लिए ना उसे ठीक करने के लिए। तो इस तरीके के छोटे छोटे चेंजेस जो हम जनरली अवॉइड कर देते हैं, जिनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, वो भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। इन सब के बारे में मैं भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफस्टाइल यानी मेरे दूसरे चैनल पर बात करना चाहती हूँ। तो जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही वहाँ पर ऐसे वीडियोस दैट एक्चुअली हेल्प यू एस्ट्रोलॉजी को अपनी लाइफ में अप्लाई करने में, उनमें उनके बारे में बात करने की हम कोशिश करेंगे। ओके। खैर, 2023 जब से आया है तब से कुंभ राशि वाले लोगों में सटल चेंजेस महसूस हो रहे हैं। यानी कि पहले तो चेंजेस आपको शारीरिक रूप से महसूस हो सकते थे, इमोशनल रूप से महसूस हो सकते थे, और ऐसे थे जो आपको फील हो रहे थे, एक्सपीरियंस हो रहे थे बाहरी रूप से, लेकिन अब सटल हैं, यानी भीतर ही भीतर चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन आप उनको एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि हो क्या रहा है। आप लोगों में से बहुतों को जो कि ऑब्जर्वेशंस अच्छी रखते हैं अपने प्रति, उन लोगों को ये सटल चेंजेस महसूस ज़रूर हो रहे होंगे। आप लोग भी शायद पिन पॉइंट ना कर पाएँ कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, बट सटल चेंजेस आर बीइंग फेल्ट ऑल अक्रॉस यू। आपका लोगों के प्रति क्या एटीट्यूड है, आप कैसे लोगों के साथ बिहेव करते हो, किस तरीके से उनके साथ डील करते हो, इसको लेकर आप लोगों में एक चेंज महसूस किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस, आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम दिल्ली, तो मैंने बस में ऑलरेडी सीट बुक की हुई थी एंड आई गॉट लेट। ट्रैफिक की वजह से मैं समय से बस के पास नहीं पहुंच पाई। तो कंडक्टर का कॉल आता है और उन्होंने मुझसे कहा कि आप जहाँ पर भी हैं आप वेट कीजिए, बस वहीं से निकलने वाली है, विल पिक यू अप फ्रॉम देयर। आई वाज लाइक ओके। अब होता क्या है कि मेरी सीट नंबर थी 12
एंड मैं 11 तारीख की बात कर रही हूँ, सीट नंबर 12, एंड वो खिड़की वाली सीट थी, बिकॉज इफ़ आई कुड चूज़ वाई नॉट खिड़की वाली सीट, राइट? तो एनीवे मैं बस में चढ़ी तो मैंने देखा ऑलरेडी एक लड़की 12 नंबर सीट पर बैठी हुई है, जिसको मोस्ट लाइकली 11 नंबर सीट अलॉट की गई होगी। सो इंस्टेड ऑफ उससे कहना भी या उसको किसी भी तरीके से ये बात रियलाइज़ करवाने की, यू नो, मेरी 12 नंबर सीट थी, मुझे खिड़की की तरफ बैठना है, ऑल दैट, आई जस्ट सैट, लाइक मैंने उसको ये मेंशन भी नहीं किया कि मेरी सीट नंबर 12 है, बिकॉज ऑब्वियसली शी न्यू। अगर मैं ऑलरेडी 12 नंबर की सीट बुक करा चुकी हूँ तो नेचुरली उसकी सीट नंबर 11 होगी, बट शी वाज सिटिंग इन 12 एंड आई वाज लाइक या फाइन, नो प्रॉब्लम, लेट हर सिट। एंड एक इच्छा भी नहीं आई ऐसी कि नहीं यार मुझे खिड़की की तरफ बैठना था, खिड़की की तरफ ज़्यादा मज़े आते हैं बाहर देखते हुए। तो ये जो चेंजेस हैं, ये बहुत सटल लेवल के चेंजेस हैं, आप इन्हें पिन पॉइंट नहीं कर सकते, ये बस हो रहे हैं। नेचुरल या नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कोई भी व्यक्ति कहेगा कि प्लीज़ मेरी सीट वो वाली है, विच इज़ ओके, विच इज़ नॉट रॉन्ग। या फिर किसी ना किसी तरीके से बीच में जब गाड़ी रुके तो आप बोलोगे कि यू नो मेरी वो वाली सीट है, या अगर आप ना भी बोल पाओ तो आपके मन में मलाल रहेगा कि यार मेरी सीट चली गई खिड़की वाली, बट नथिंग लाइक दैट हैपेंड एट ऑल। सो इट वॉज अ वेरी वेरी सटल थिंग, है ना? तो इस तरह की सटलिटी वाली जो चेंजेस हैं वो हमारे अंदर हो रहे हैं, हमारी पूरी बीइंग में हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें 100% एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, बट समथिंग इज़ हैपनिंग। आप लोग स्पिरिचुअली कितने अवेयर हो उसके हिसाब से भी इनकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है या घट सकती है, बट कुछ ना कुछ हर कुंभ राशि व्यक्ति के साथ ज़रूर हो रहा है। स्पेसिफिकली कहें तो बड़े चेंजेस जो हुए, छोटे चेंजेस की बात तो हमने कर ली, जो बड़े चेंजेस हुए हैं वो क्या है? 10 साल बाद अ फ्यू ऑफ माई ड्रीम्स केम ट्रू सडनली आउट ऑफ द ब्लू। तो बहुत सारे कुछ ऐसे ड्रीम्स थे छोटे छोटे जो कि कई सालों से बस डिले हो रहे थे, हो ही नहीं पा रहे थे, एंड दे जस्ट केम ट्रू। और अचानक से, मतलब उनका रास्ता बस यूं ही खुल गया, विच वॉज कूल। इसके अलावा 10 साल बाद आई वॉज एबल टू टेक अ प्रॉपर वेकेशन, ऐसे प्रॉपर छुट्टी होती है ना, दैट आई टुक आफ्टर 10 years। इमेजिन। इसके अलावा आफ्टर 11 years आई फाइनली क्राइड, क्योंकि इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। मैंने वैसे तो वो अपना इधर जो 1000 days वाला चैनल है जिसमें मैं थोड़ा सा पर्सनल बातें शेयर करती हूँ, और 1000 days जो मैंने चैलेंज उठा रखा है उसकी बातें करती हूँ via शॉर्ट्स मोस्टली। तो आफ्टर 11 years आई एक्चुअली मोर्न्ड, मुझे दुख हुआ जो एक किसी को खोने पे दुख होता है, यू नो, स्वर्गवासी हो जाने पर जब दुख होता है, तो वो दुख शायद 11 साल तक बाहर नहीं निकला था। इट जस्ट डिड नॉट कम आउट, एंड yesterday suddenly it just came out and I cried. So after 11 years I was finally able to cry for my loss। जो व्यक्ति मैंने खोया उनके लिए 11 साल बाद रोना है फाइनली। और ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये इमोशंस जो आपके भीतर ही भीतर आपको परेशान कर रहे होते हैं, उनका बाहर निकल जाना अच्छी चीज़ है। तो ये भी हुआ। 5-6 साल बाद लगभग मुझे राइटिंग के लिए क्रिएटिव इंस्पिरेशन मिली, जो कि लगभग खो चुकी थी। मुझे लगा कि अब मैं नहीं लिख सकती, मुझसे नहीं होगा कुछ भी क्रिएटिव राइटिंग, बट आई वॉज फाइनली एबल टू डू इट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बड़े बड़े चेंजेस हैं जो कि हो रहे हैं। अब नोट करने वाली बात क्या है, 2020 में जब शनि मकर राशि में आए तो हम जो कुंभ राशि वाले लोग थे, हमारे लिए 7.5 शुरू हो गई। 2023 में वो हमारी ही राशि में आ गए, तो नेचुरल सी बात है प्रेशराइज तो फील कराएंगे ही। और 2027 में भी उनका ये इफेक्ट हम पर देखने को मिलेगा, क्योंकि 25 में तो वो यहाँ से निकल जाएंगे कुंभ से, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे दूसरे घर में रहेंगे। तो नेचुरल सी बात है कि 7.5 के तीसरे पद का इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। ये कार्मिक प्लैनेट होता है, लेकिन एक और कार्मिक प्लैनेट है, एक और कार्मिक एक्सेस है जो कि 2027 से पहले हम लोगों को महसूस होगा। वो क्या है? शनि जब कुंभ राशि से बाहर निकल रहे होंगे, जब वहाँ से निकलने का समय आ रहा होगा, उसी समय पर राहु और केतु का जो एक्सेस है वो भी कुंभ और सिंह राशि में एंटर करेगा। अभी अक्टूबर में राहु और केतु मीन और कन्या राशि के एक्सेस में एंटर करेंगे, और उसके ठीक 18 महीने बाद वो आ जाएंगे कहाँ पर? वो आ जाएंगे कुंभ और सिंह राशि में। तो जब भी हमारी 7.5 का मोस्ट इंटेंस फेज खत्म हो रहा होगा,
जब शनि आगे बढ़ने वाले होंगे, बढ़ रहे होंगे, बढ़ चुके होंगे, उस समय पर हमारे जीवन में 18 महीने के लिए राहु और केतु की फोर्सेस काम करना शुरू कर देंगी। और आप लोग मेरे पुराने वीडियो से ये बात जान ही चुके हो कि राहु और केतु आर ऑल्सो हाईली कार्मिक प्लैनेट्स। तो ये एक छोटा सा टाइम पीरियड है 2023 से लेकर 2027 के बीच में, और उसमें भी स्पेसिफिकली 2025-2026 के बीच का पीरियड, जिसमें कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा कार्मिक चैलेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। इस समय पर हमें अपने पुराने कार्मिक जो दोष हैं वो भी दिखेंगे और जो कार्मिक गुण हैं वो भी दिखेंगे। तो जब भी मैं कार्मिक बोलती हूँ तो लोग डर जाते हैं। डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको यकीन है इतना कि आपने पुराने जन्म में उल्टे काम ही किए हैं, अच्छे काम भी कर सकते हो, राइट। सो जो भी कार्मिक चीज़ें होती हैं वो अच्छी और बुरी दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं होती। ये दोनों ही चीज़ें हमारी आंखों के सामने ज़रूर आएंगी। और हमें जो ये जन्म हमने जो लिया है, क्यों लिया है, क्या वजह है इस जन्म की, उसको लेकर हमें बहुत हेविली काम करना पड़ेगा, चाहे हम चाहें चाहे हम ना चाहें। दिस इज़ अ फेयर वार्निंग टू ऑल ऑफ यू कि आपको इसमें इंडल्ज होना ही पड़ेगा। और क्योंकि कुंभ राशि, क्योंकि शनि की राशि है, शनि रिजिड है, तो कुंभ राशि में भी कहीं ना कहीं रिजिडिटी बची रहती है। 100% फ्लेक्सिबल कुंभ राशि हो नहीं पाती। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी में थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी अपनाइए, क्योंकि हो सकता है कि चीज़ें आप ना कर रहे हों। आपने वो मूवी देखी है रब ने बनाती जोड़ी, उसमें सूरी का फ्रेंड कहता है ना कि अब ये लव स्टोरी तुम नहीं, ऊपर वाला रब लिख रहा है। तो बस ऐसे ही हो रहा है कि अब आपकी जीवन की कहानी आप नहीं लिख रहे हो, वो ऊपर कोई बैठा हुआ लिख रहा है और वो आपके सामने अनफोल्ड होने वाली है। सो बी वेरी अवेयर, अलर्ट, और रिजिडिटी को छोड़ दीजिए। इस समय के दो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स आप लोग नोट करेंगे उनके बारे में बताती हूँ। पहला है द स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस, आप लोग किस चीज़ का त्याग कर सकते हो, और दूसरा आप इंडल्ज होना कहाँ पर बंद कर सकते हो। इंडल्जेंस भी तरह तरह की होती है, सैक्रिफाइस भी तरह तरह के होते हैं। पहले सैक्रिफाइस की बात करते हैं। आप किस चीज़ का त्याग कर सकते हो, किस चीज़ को छोड़ सकते हो। एक प्रेरणा थी, बड़ी अजीब सी प्रेरणा, जिसने कहा कि बेड पे सोना छोड़ दो, तो छोड़ दिया। तो नाउ आई एम स्लीपिंग ऑन द फ्लोर विद द मैट्रेस, और ट्रस्ट मी, इट हैज़ बीन द बेस्ट थिंग आई एवर डिड। ज़मीन पे सोना जेन्युइनली ज़्यादा बेहतर होता है बेड पे सोने से। अब आई डोंट नो उसके पीछे की साइंस फिजिक्स क्या है, बट पता नहीं, ज़मीन पे सोना इज़ जस्ट सो मच बेटर। यू फील अ लॉट मोर ग्राउंडेड एंड आपको बहुत सपोर्टेड फील होता है। आई थिंक दैट रियली मैटर्स। तो सैक्रिफाइस क्या कर सकते हो, कुछ भी चीज़ सैक्रिफाइस की जा सकती है, कुछ भी चीज़ का त्याग किया जा सकता है, किसी हैबिट का, किसी व्यक्ति का, किसी पोजीशन का, किसी बुरी थिंकिंग का। तो त्याग तो किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, तो त्याग की भावना होनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी एक चीज़ का त्याग किया और छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। आप कॉन्टिन्यूसली आपको त्याग करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा बेसिकली। और यही बलिदान फिर आपको, आपके मन में आपको शांति देंगे। दूसरी बात यह है इंडल्जेंसेस को छोड़ना। देखिए, कुंभ राशि चाहे शनि की राशि हो, लेकिन सच ये है कि कुंभ राशि में भी ईगो होता है, और सिग्निफिकेंट ईगो होता है। और ये जो कुंभ राशि का ईगो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि बाहर से नज़र आता हो। इट इज़ एन ईगो जो कि अंदरूनी होता है, थोड़ा दबा छुपा होता है, लेकिन होता ज़रूर है। और वो ईजिली चीज़ों को हैंडल नहीं करता है अक्सर। क्यों? क्योंकि ईगो को रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य, और सूर्य शनि के परम शत्रु हैं, और ये शनि की राशि है जहाँ पर शनि मूल त्रिकोण में होते हैं, यानी पावरफुल होते हैं। तो ईगो क्लैशेस, ईगो प्रॉब्लम्स यहाँ देखने को मिलती हैं। तो आपको सबसे पहले अपने ईगो को शांत रखने के लिए सैक्रिफाइस तो करना है, उसके बाद आप किस चीज़ में इंडल्ज कर रहे हो वो भी देखना है। तो किसी चीज़ को इन्जॉय करना अलग चीज़ होती है, और उसमें इंडल्ज करना, बहुत ज़्यादा उस चीज़ में घुसना, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाना उस चीज़ को लेकर, ये अलग चीज़ होती है। तो आपको खुद ही ये ढूंढना पड़ेगा कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ है जहां आप एक्सेसिवली खर्चा कर रहे हो अपने समय का, अपने पैसे का, और आपको उस चीज़ से अपने हाथ पीछे खींचने पड़ेंगे। मेरे साथ भी रिसेंटली यही हुआ था। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड थी। आई न्यू दैट दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क, बट द मोर आई वेंट इन देयर, द मोर आई रियलाइज्ड कि वहाँ पर ईगो बहुत ज़्यादा प्ले कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स नोबडी वांट्स टू वर्क विद एन इन्फ्लेटेड ईगो। आप किसी दूसरे की ईगो ट्रिप पर तो नहीं जाना चाहते। खैर, आई हैड टू टेक माई हैंड्स आउट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या स्मोकिंग छोड़ दोगे, पीना छोड़ दोगे,
हर रोज़ रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना छोड़ दोगे, वट एवर इट इज़, जो भी आपका रिसोर्सेज ड्रेन कर रहा है, आप जानते हो कि वट इज़ ड्रेनिंग योर रिसोर्सेज, यू स्मार्ट पीपल, तो उनमें से किसी एक चीज़ के इंटेलिजेंस को आपको या तो छोड़ना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, और इसके लिए भी आपको त्याग यानी कि सैक्रिफाइस की ज़रूरत पड़ने वाली है। खैर, ये दोनों चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट थीम्स हो गई। और क्या करना है, क्योंकि कार्मिक चैलेंजेस हैं तो कर्म से ही कटेंगे। कर्म क्या करना है? सबसे पहले अपने आप को रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट से बाहर निकालिए। ऐसे कोई भी एनवायरनमेंट जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी सोच को बांध कर रखा जाता हो और आपको फ्रीली उड़ने देने का मौका ना दिया जाता हो, ऐसे इन्वायरमेंट से खुद को बाहर निकालिए। क्योंकि ऐसे इन्वायरमेंट में रहकर आपके अंदर का जो शनि है वो और ज़्यादा प्रबल होता है, और जितना ये शनि प्रबल होता है उतना ही ज़्यादा आपके कामों में डिलेज होते हैं, फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, और कई बार आपके काम हो भी नहीं पाते। इसी वजह से आप लोग साथ छोड़ देते हो, हाथ छोड़ देते हो, प्रॉब्लम हो जाती है। सो रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट से बाहर निकलिए, ओपन इन्वायरमेंट्स में जाइए, चाहे कितना भी आपको डर क्यों ना लगता हो, चाहे कितना भी आपको तकलीफ या परेशानी क्यों ना होती हो, चाहे कितना भी सैक्रिफाइस क्यों ना करता हो, चाहे कितना भी अपने इंटेलिजेंसेस को छोड़ना क्यों ना पड़ता हो, आप लोगों को रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट से बाहर निकलना ही है। यू हैव टू डू दैट। सेकेंडली, आपको ऐसे इन्वायरमेंट्स में जाना है जहाँ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों, यानी कि किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, सरकार के साथ काम किया, किसी बड़े एनजीओ के साथ काम किया, कुछ और नहीं मिला तो अपनी कम्युनिटी में आपने सर्विस करनी शुरू कर दी, अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ किसी भी तरीके से एंगेज करना शुरू कर दिया, आपने वॉलंटियरिंग करना शुरू कर दिया बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जहाँ अलग अलग जगहों से बहुत सारे लोग आते हैं, ये करना शुरू कर दिया। चलिए, ये भी नहीं हो पा रहा है तो आपने कम से कम ऑनलाइन ही सही लोगों के साथ अपनी नेटवर्किंग करनी शुरू कर दी। जो भी आप करें एकदम सिस्टमैटिक तरीके से करिए। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली सडनली आपने बॉम्ब फेंक दिया किसी के ऊपर एंड देन you're bombarding people with a lot of knowledge, information, और फिर आप गायब हो गए। ऐसे नहीं, सिस्टमैटिक चलना है, सिस्टमैटिक तरीके से काम करना है, सोच समझ कर काम करना है और लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है। जब तक आप लोग ये करते रहेंगे तब तक आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इस चीज़ से हट जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। यानी कि अगर आप रिजिड रहोगे, फ्लेक्सिबल नहीं रहोगे, अगर आप लोग ऐसे जगहों पर काके काम नहीं करोगे, ऐसे जगहों का हिस्सा नहीं बनोगे, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तब तक आपको तकलीफ रहेगी। तो बनना तो चाहिए। मैं भी ऐसे ही कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने टेंटेटिवली उसका नाम ब्लूम रखा है। सो आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद 10,000 वुमेन एंड मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ जहाँ पे औरतें आएँ, बातें कर सकें, सीख सकें, जान सकें। नॉट द ट्रैश दैट वी कम अक्रॉस ऑन अ डेली बेसिस की औरतें हैं तो यही चीज़ पसंद करेंगी, पिंक ही कलर रखना है। आई मीन सारी औरतों को तो पिंक नहीं अच्छा लगता ना। हु एवर सेड दैट पिंक इज़ फॉर वुमेन? आई मीन आई एम अ गर्ल, आई लव पिंक, मुझे पिंक बहुत अच्छा लगता है। बट इसका मतलब ये नहीं है दैट आपने एक कलर पे एक लेबल लगा दिया कि बस ये लड़कियों का कलर है। दैट्स जस्ट वियर्ड। अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, बड़ी रिस्ट्रिक्टिव थिंकिंग है, सो आई डोंट लाइक इट। सो खैर, मैं एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ औरतों के लिए। ऑफकोर्स 10,000 औरतों को कनेक्ट करना इट्स नॉट ईजी एट ऑल, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट मैं शुरुआत में 100, 150, 200 लोगों से कनेक्ट होना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गिव देम अ नाइस पीसफुल स्पेस वेयर दे कैन ग्रो एंड नर्चर देमसेल्व्स, नर्चर ईच अदर। वो कैसे बनेगा, कैसे नेटवर्किंग होगी, कैसे एक दूसरे से बात करेंगे, सोच सोच के भेजा फ्राई हो जाता है। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। रोज़ जितना भी मुझसे हो पाता है मैं करती हूँ। मे बी आई विल ओपन अप रजिस्ट्रेशन सून, लेट्स सी। पहले ये सोचा था कि पहले मैं फॉर्मेट बना लेती हूँ फिर औरतों को जोड़ूंगी। अब मैं सोच रही हूँ कि पहले जोड़ लेते हैं और साथ मिलके डिस्कशंस करते हैं। तो लेट्स सी हाउ इट इज़, कैसे चलेगा। सोच तो रही हूँ, महीने हो गए एक्चुअली सोचते सोचते, बट चलो वट एवर इट इज़, वील सी हाउ इट हैपन्स। तो इस तरह की चीज़ें आपको करनी है। कनेक्ट योर सेल्फ टू पीपल, गेट इन टच विद मोर पीपल, है ना। इसके साथ साथ ही अपने दिल को बिल्कुल खुला रखिए। ये बहुत बड़ी एडवाइस, सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि दिल को और दिमाग को एकदम खुला रखिए ना। एक्वेरियंस यूजुअली थोड़े ओपन माइंडेड होते हैं, वो दूसरों की बात को सुन तो लेते हैं पर ज़रूरी नहीं कि खुद पे वो अप्लाई करते हो उस चीज़ को। तो इस बार आपको क्या करना है कि अपने दिमाग को खोल कर रखना है, आइडियाज़ के प्रति, लोगों की एडवाइस के प्रति, लोग क्या कह रहे हैं इसको लेके बड़ा अलर्ट रहना है। उनके आइडियाज़ को लेकर अलर्ट रहना है, उनके इमोशंस को लेकर अलर्ट रहना है। और ये सब तभी होगा जब अपना दिल आप पूरे तरीके से खोल दोगे, क्लोज दिल के साथ। एक ऐसा दिल जो मुट्ठी की तरह बस भिंचा हुआ है, ऐसे दिल के साथ
आप बड़े इन्वायरमेंट्स में, बड़े नेटवर्क सर्कल्स में काम नहीं कर सकते, क्योंकि इन दैट केस जो शनि के साथ फियर जुड़ा होता है, डर जुड़ा होता है, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन जुड़ी हुई होती है, वो बढ़ेगी। लेकिन अगर अपना दिल खोल दोगे तो फिर शनि के साथ जो सिस्टमैटिक नेटवर्क्स होते हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे, वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। सो वी हैव टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज दैट वी हैव। तो अगर दिल ऐसे करके रखोगे और 4 लोगों से मिलोगे तो आपको उन 4 लोगों में वो क्वालिटीज़ नज़र आएंगी जो आपको खुद में चाहिए थी, और फिर आप फ्रस्ट्रेट हो गए। लेकिन अगर दिल खुला रखोगे और 4 लोगों से मिलोगे जिनमें 4 अलग तरह की क्वालिटीज़ हैं जो आपने नहीं है, तो आप उनसे सीखोगे। एंड दैट्स प्रिसाइसली व्हाट यू हैव टू डू। ओके, तो यही सारी बातें मुझे अपने एक्वेरियन फेलो दोस्तों के साथ करनी थी। मुझे मालूम है कि ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। खुद कुंभ राशि की हूँ इसलिए भी समझती हूँ बट इन जनरल भी दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। शनि जहाँ है, जहाँ से भी राहु केतु का ये एक्सेस मूव कर रहा है, वो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, बहुत क्रूशल हो जाती हैं। तो आपके साथ ये हो रहा है, बहुत ही एक क्या कह सकते हैं, एप्ट टाइम पर हो रहा है। समय बिल्कुल सही है उन चीज़ों के बाहर निकलने का, आपके कर्मों के बाहर निकलने का, आपके डेस्टिनी के बाहर निकलने का। तो आंखें खोल कर रखिए, कान खोल कर रखिए और कोशिश कीजिए कि आगे बढ़ते रहें। ओके, सो दैट्स ऑल। खुश रहिए एंड कीप योर हार्ट ओपन एज आई सेड। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।